हम लोग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक डिस्कस किया था, ठीक है। और 15 से 20 में यूज होने वाले फार्मूला के बारे में भी जानकारी लिया था। कौन कौन सा फार्मूला हम लोग सीखे थे? एक फार्मूला नंबर 1, दूसरा फार्मूला नंबर 2, एक फार्मूला नंबर 4 और एक फार्मूला नंबर 6। मतलब ये जो 5-6 क्वेश्चन हम लोग यूज सॉल्व किए थे, उस 5-6 क्वेश्चन में ये 4 फार्मूला यूज हुआ था और हमने ये चारों फार्मूला पिछला वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था ये कैसे कौन सा आता है और किसका क्या मतलब होता है। तो हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर जितना सारा फार्मूला दिख रहा है ना, टोटल मिलाकर के 7 फार्मूला दिख रहा है। इस 7 फार्मूला से हम लोग का क्वेश्चन 15 से लेकर के 57 तक बन जाएगा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इस फार्मूला से रिलेटेड है और उसमें भी सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला फार्मूला है वो फार्मूला नंबर 1 और 2। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं? अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू लेकर के 25। अब 21 से 25 में कौन सा फार्मूला यूज होगा? तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दोनों फार्मूला ही यूज होने वाला है। और एक केस है जहां पर के इक्विवेलेंट, पैरेलल केस में के इक्विवेलेंट जो होता है ये फार्मूला यूज किया गया है। तो एक बार हम लोग सीख लेते हैं कि ये आता कैसे है, ठीक है। क्यों आता कैसे है? क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है ना, ठीक है, पैरेलल और सीरीज का जो कंसेप्ट होता है के इक्विवेलेंट निकालने का, इसका सॉल्व करने का जो तरीका होता है, उस तरीका को अगर जान लेना तो हम लोग इस टाइप से आने वाले जो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट को चेंज करके, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ना करे, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर मान लो मेंस चेंज कर देता है और हम लोग को पूरा कंसेप्ट इस फार्मूला का ही पता रहेगा कि कैसे आता है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के पैरेलल और के सीरीज है ना, इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट निकालने का पैरेलल या फिर सीरीज के केस में ऐसा लगभग पूरा क्वेश्चन हम लोग देखें 2000 से 2020 तक, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसा पूछा है और ऐसा क्वेश्चन आने का आगे भी चांसेस है। तो हम लोग थोड़ा सा 2-3 लाइन का इसका डेरिवेशन है सीरीज का और 2-3 लाइन का पैरेलल का है, वो समझ लेते हैं, जो काफी ज्यादा सिंपल है। और उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन में इंटर कर जाते हैं। मतलब आज का काम है हम लोग का ये एक नया फार्मूला जो यूज होगा उसके कंसेप्ट को समझना और 5 क्वेश्चन सॉल्व करना। बाकी में तो ये सारा ही यूज होने वाला है और बाकी इसमें से और कोई नया फार्मूला आज के वीडियो में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इसको सीख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग का 2 केस मेंशन किया हुआ है। एक है थर्मल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ पैरेलल और दूसरा है थर्मल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ सीरीज। पैरेलल में यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो 2 मटेरियल लगा हुआ है, दोनों एक के ऊपर एक लगा हुआ है, ठीक है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका K2 रखा गया है। लेंथ दोनों का सेम है L और H और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का अलग अलग A1 और A2 रखा गया है। यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है। अगर टोटल टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग लेंगे तो मिलेगा T1 - T2, क्योंकि यहाँ का T1 टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। Q निकालने का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कल ही सीख चुके थे, कार्टी बाई एल है ना। एक्चुअली एक Q नहीं H बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि या फिर ऐसे बोले कि यहाँ पर ये जो Q है ना, हीट पर सेकंड है, ठीक है, पर यूनिट टाइम हम लोग इसको बोल करके रखेंगे, क्योंकि इसको जनरली H बोलते हैं। अगर सिर्फ Q लिख रहे हैं ना तो यहाँ पर एक टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हीट फ्लो पर सेकंड है, ठीक है, जहां पर यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार अंतर समझ लेते हैं Q और H में क्या अंतर है, ठीक है ना। हालांकि ये चीज पीछे वाला जो स्लाइड था उसमें मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है Q लिखा हुआ है, ठीक है, ये हीट फ्लो है, टोटल हीट फ्लो, जहां पर KA del T by L मतलब कार्टी बाई एल, लेकिन बगल में यहाँ पर T से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पर एक टर्म H यूज हुआ है, ठीक है, H क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो। Q और H में क्या डिफरेंस है? Q है टोटल हीट और H क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो। जब हम लोग रेट लिखते हैं ना तो A वाला T नीचे चला आता है, Q बाई T को H बोलते हैं, मतलब H बराबर Q बाई T। Q क्या है? टोटल हीट और H क्या होगा? रेट ऑफ हीट फ्लो या हीट फ्लो पर सेकंड, ये बोल करके चल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग Q बोले या फिर H बोले, अगर H यहाँ पर लिखेंगे ना तो ये ज़्यादा हमारे लिए सही होगा, क्योंकि रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों में क्या होने वाला है, इसमें अगर निकालेंगे तो कार्टी बाई एल है, इसमें निकालेंगे तो कार्टी बाई एल, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो कि ये पर सेकेंड यूज हुआ है, हीट फ्लो पर सेकेंड या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो है, ये भी रेट ऑफ हीट फ्लो है, दोनों में निकाल दिए, ठीक है। अगर टोटल Q हम लोग निकालने जाएंगे, कुछ हीट इस रास्ते से फ्लो किया होगा, कुछ हीट इस रास्ते से फ्लो किया होगा, तो टोटल हीट फ्लो जो होगा पर सेकेंड वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए Q1 प्लस Q2। अब Q1 का वैल्यू पुट कर देंगे, Q2 का वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? del T by L, del T by L इन दोनों में है, तो कॉमन आकर के बाहर हो गया, बाकी अंदर में बच गया K1 A1 प्लस K2 A2 इंटू del T by L।
तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब यहाँ से इस क्यू टोटल को फिर से हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे काटी बाई एल में। इस क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काटी, काटी का मतलब के इक्विवेलेंट के ए, ठीक है। ए यहाँ पर कितना लिखना होगा, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका और इसका, जब इक्विवेलेंट दोनों का कंबाइंड लिख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब के इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 इंटू डेल टी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। और हम लोग यही मान करके चल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, टी से, टाइम से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम लोग मान लेते हैं कि हीट फ्लो पर सेकेंड ही है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना, इतना इज इक्वल टू इतना हो गया। अब यहाँ से एल और एल कैंसिल, डेल टी और डेल टी कैंसिल, तो के इक्विवेलेंट कितना बच जाता है, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो ए हम लोग का किस केस में आया, के इक्विवेलेंट, एक के इक्विवेलेंट हम लोग का आ रहा है पैरेलल के केस में। तो यहाँ पर हम लोग को सीखने के लिए कंसेप्ट क्या मिलता है, चलो फार्मूला तो हम लोग को पहले से याद था, यहाँ पर कंसेप्ट सीखने के लिए ए मिलता है कि अगर पैरेलल लगा हुआ हो दो मटेरियल तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वो तो ठीक है डेल टी ही रहेगा, Q1 और Q2 जो है ना टोटल हीट जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों में इंडिविजुअल जो हीट फ्लो कर रहा है उसके सम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि टोटल जो Q होगा वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, लेकिन पैरेलल के केस में वो चीज़ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सॉरी, सीरीज के केस में ये चीज़ चेंज हो जाता है। सीरीज के केस में जितना हीट यहाँ से फ्लो कर रहा है वही हीट इसमें से भी फ्लो करेगा और इसमें से भी फ्लो करेगा, चाहे थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का डिफरेंट ही क्यों ना रहे। थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट है लेकिन सेम हीट दोनों में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम लोग को लेना होगा डेल टी वन और डेल टी टू, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल टी वन, यहाँ पर ए हम लोग को देगा डेल टी वन और ए देगा डेल टी टू, मतलब यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस डेल टी वन और इन दोनों का डिफरेंस डेल टी टू, और टोटल जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही टेम्परेचर डिफरेंस था दोनों के लिए, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के लिए अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर हीट दोनों में अलग अलग फ्लो कर रहा था, टोटल हीट दोनों के सम के बराबर आ रहा था, और यहाँ पर हीट दोनों में क्या है, सेम फ्लो कर रहा है। एक ही हीट जो यहाँ से इंटर किया वही हीट यहाँ से बाहर निकलेगा, तो क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग डेल टी वन और डेल टी टू का वैल्यू पुट कर दे, ये डेल टी वन कहाँ से आया है, डेल टी वन वही काटी बाई एल, जब क्यू निकालेंगे ना तो के ए इंटू डेल टी बाई एल होता है ना, उसी को रीअरेंज करके डेल टी वन का वैल्यू आया है, ठीक है। उसी तरह से डेल टी टू का भी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी काटी बाई एल से ही आया है, ठीक है। दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, ए आ गया। अब डेल टी टोटल का वैल्यू पुट करने जाएंगे तो ए क्यू, क्योंकि टोटल के लिए क्यू तो क्यू ही रहेगा, क्यू यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, जो क्यू यहाँ वही क्यू यहाँ या फिर वही क्यू दोनों में, तो क्यू इंटू L1 प्लस L2, यहाँ पर लेंथ जो है ना टोटल L1 लेंथ A और L2, टोटल सम L1 प्लस L2 के बराबर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या K इक्विवेलेंट और इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए ही रहने वाला है, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी है, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे इस टर्म के साथ, ठीक है। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो जो टर्म कैंसिल होना है वो कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली रीअरेंज करके के इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। तो एक कंसेप्ट था सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। तो दोनों में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर दोनों टेम्परेचर डिफरेंस का सम टोटल टेम्परेचर के बराबर होगा, क्यू कांस्टेंट रहना है सब में, और यहाँ पर मेनली Q1 प्लस Q2 का सम टोटल Q के बराबर होगा। बस इतना अगर हम लोग याद रखते हैं, अरे के बराबर Q बराबर काटी बाई एल याद रखते हैं तो हम लोग का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर एग्जाम में बोर्ड वाले 11th वाले एग्जाम में, अगर 11th मेन एग्जाम में भी पूछता है तो आसानी से वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इस कंसेप्ट का यूज करके अगर PYQ भी सॉल्व करना होगा तो हम लोग इजीली से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग IIT नव लाइब्रेरी ई बुक में आते हैं 12th या 11 फिजिक्स PYQ, 12th या 11 मेंस PYQ फिजिक्स, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ए वाला है 10 नंबर चैप्टर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 एक कब का पूछा हुआ है, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हेन m1 ग्राम ऑफ आइस, मतलब एक कंटेनर है उसमें हम लोग आइस ले लेते हैं और इसका वेट कितना दिया हुआ है m1 ग्राम। कंसेप्ट वही रखेंगे जो प्रीवियस के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी कंसेप्ट का हेल्प करके और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर रखा हुआ है -10 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं -10 डिग्री, मतलब ए पहले -10 से 0 में जाएगा,
ठीक है, 0 में बर्फ ही रहेगा, उसके बाद अपना फेज चेंज करेगा, ठीक है, फेज चेंज करके बर्फ से पानी बनेगा, फिर पानी बनने के बाद हायर टेम्परेचर की ओर जाएगा। ये स्टेप्स होगा इसका। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कितना दिया, 0.5 कैलोरी। ये एडेड टू m2 ग्राम ऑफ वाटर। एक दूसरा कंटेनर ले लेते हैं, इसमें हमारा वाटर है, इसका वेट कितना दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड मास दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। इसका क्या होगा, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, है ना, इसका टेम्परेचर डाउन होगा, इसका टेम्परेचर अप होगा। मतलब इसमें पानी ही रहेगा, एमएस इंटू डेल्टी सिर्फ यूज करना है, फेज चेंज होने का चांसेस कम है, अगर चेंज होगा तब इसके लिए एमिड यूज करेंगे, और ये तो फेज चेंज होना ही होना है इसमें। फाइनली नो आइस इज लेफ्ट, बोल रहा है कि कोई भी आइस नहीं बचता है, मतलब कि सारा का सारा आइस पानी में कन्वर्ट हो गया। तो इसको पानी में कन्वर्ट होने के लिए पहले तो ये 0 डिग्री पर गया होगा, 0 डिग्री के लिए m1 s इंटू डेल्टी यूज करेंगे। डेल्टी मतलब कि -10 से 0, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया, तो ms इंटू डेल्टी, ये आइस के लिए यूज हुआ है s, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि सारा मेल्ट हो गया है ना, सारा आइस, फाइनली नो आइस इज लेफ्ट, कोई आइस नहीं बचा, मतलब कि सारा का सारा जो m1 मास था ना वो कन्वर्ट होकर के पानी में बदल गया है। तो यहाँ पर हम लोग m1l यूज करेंगे। m1l क्यों यूज किए, फेज चेंजिंग के लिए, क्योंकि इसका फेज चेंज हुआ है। उसके बाद आगे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ लैटेंट हीट ऑफ आइस, तो बताओ आइस का लैटेंट हीट का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि एल का वैल्यू क्या होगा पूछा है, ठीक है। तो इसको हीट दिया कौन होगा, ये हीट लूज किया होगा, ये सारा का सारा पानी ही रहा है, बस 50 डिग्री से 0 डिग्री में शिफ्ट कर गया है। तो इसका मास कितना है, m2 s स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा की जगह पर कितना लेंगे, 50, क्योंकि ये 50 से 0 तक पहुंच गया है मिलाने के बाद। बस हम लोग का जो इक्वेशन है बनकर के रेडी हो गया, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो लिख सकते हैं m1 इंटू s कितना लेना है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.5, ये हो गया 0.5 इंटू 10। इसको अगर हम लोग इस तरफ लेकर के चले आते हैं तो ये हो जाएगा -m2 स्पेसिफिक हीट, पानी का 1 ले लेते हैं, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम लोग 1 ले लेंगे, नहीं दिया है तो 1 ले लेते हैं। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 50 इज इक्वल टू m1 इंटू एल। तो एल यहाँ पर लिख लेते हैं, m1 को नीचे कर लेते हैं। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 0.5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m1, ये हो जाएगा 5m1 बाई m1 माइनस 50m2 बाई m1 और इज इक्वल टू एल। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ये आ जाएगा हम लोग का 5 अकेला रहेगा, और 50m2 बाई m1 माइनस 5, ऑप्शन कौन सा आएगा, ए। यहाँ पर उल्टा साइन क्यों आया है, क्योंकि जब हम लोग एल को इस तरफ लेकर के गए थे, है ना, इसको राइट साइड में लेकर के गए थे, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, है ना, और इस नेगेटिव साइन को इस तरफ लेकर के आएंगे तो वही ए वाला नेगेटिव और ए वाला पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस साइन को इधर लाएंगे तो ए आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 50m2/m1। तो 21 का सही आंसर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। कोई भी इसमें नया कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है, पहले से जैसा क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे 1 स्टेप वाला क्वेश्चन वैसा ही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ए मासलेस स्प्रिंग के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 800, के बराबर 800 इज अटैच्ड विद ए मास 500 ग्राम। यहाँ पर स्प्रिंग का मास दिया हुआ है 500 ग्राम, 0.5 kg, ठीक है, cg मतलब ऐसा यूनिट में ले रहे हैं सारा कुछ, और इसको 1 kg पानी में डाला गया है। वाटर का वेट कितना है, वेट ऑफ वाटर है 1 kg। 1 kg पानी में हम लोग स्प्रिंग को डाल रहे हैं, ये हमारा पानी है और इसमें एक स्प्रिंग वाला सिस्टम है, ये स्प्रिंग ले लिए और इस तरह से एक ब्लॉक लगा हुआ है, और इसको खींच करके अगर छोड़ देंगे ना तो इसमें अंदर एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, स्प्रिंग का एनर्जी 12 mx² इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा ना कि जब छोड़ेंगे तो ये अपना सारा एनर्जी हीट के रूप में इस पानी को दे देगा और पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। वो कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पर यूज करना होगा। बोल रहा है कि स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया है, तो x का वैल्यू कितना ले ले, x बराबर 2/100 इतना मीटर हो जाएगा। रिलीज सो दैट इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, मतलब खींच करके छोड़ देंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा,
और उसके बाद बोल रहा है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। बोल रहा है टेम्परेचर टोटल कितना चेंज होगा जब वाइब्रेशन पूरी तरह से रुक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के का स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट 800 है, तो हाफ के इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/100 इंटू 2/100, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर एम एस इंटू डेल टी। वाटर का कितना मास दिया हुआ है 1, स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना ले लेंगे, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 4184, तो एम एस इंटू डेल टी, ये डेल टी हम लोग को निकालना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन बन गया, फिर से एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कुल मिला करके ये 8 को भी कैंसिल करेंगे तो 2 बार में और 25 बार में, कुल मिला करके 4/25 इज इक्वल टू 4184 इंटू डेल टी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग डेल टी निकालने जाएंगे तो डेल टी बराबर आ जाएगा 4/4184 इंटू 25। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ये अप्रॉक्स आ जाएगा 10⁻⁻5 केल्विन। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 22 का सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में दे रखा है टू मटेरियल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट दिया है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या सीखे, अगर इस तरह से सीरीज में 2 मटेरियल लगा हुआ है तो यहाँ पर अभी हमने सीखा कि क्यू या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो जो होता है वो दोनों में सेम होता है, मतलब कि यहाँ पर जो एच का वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पर भी एच का होगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर काटी मतलब कि 3 के का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ए ले लेंगे, का हो गया, और टी मतलब कि डेल टी मतलब यहाँ का टेम्परेचर टी एज्यूम कर लेते हैं, तो θ2 बोल रहा है कि ज़्यादा है, तो θ2 माइनस टी बाई लेंथ इसका डी दिया हुआ है, का टी बाई एल इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कंसेप्ट यूज करेंगे के इंटू ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है। ठीक है, ए ले लिए और टेम्परेचर डिफरेंस इसका वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि θ2 ऑलरेडी ज़्यादा दे रखा था, टी ज़्यादा होगा, तो टी माइनस θ1 डिवाइडेड बाई कितना, लेंथ इसका कितना है 3d है, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे 3d। अब हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, रेस्पेक्टिवली आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए स्लैब एज शोन इन द फिगर, द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस आर θ2 एंड θ1। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस बोल रहे हैं कि बीच का टेम्परेचर क्या होगा, तो फिर टी का वैल्यू निकालना है। तो एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, के और ए तो कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, मतलब ए बच गया 3θ2 माइनस 3t इज इक्वल टू, इधर से हम लोग का बच गया t/3 और माइनस θ1/3। अब इसको इस तरफ ले जाकर के ऐड कर दे तो 3θ2 माइनस θ1/3 इज इक्वल टू t/3 प्लस 3t, कुल मिलाकर के कितना हो गया 9 1 10t/3 और यहाँ से अगर इसको घटा लें तो एक कितना आएगा 9 इसमें हम लोग एलसीएम सिर्फ ले लेते हैं, एलसीएम अगर 3 ले लेंगे तो 9θ2 माइनस θ1। ठीक है, 9θ2 माइनस θ1। अब यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से t का वैल्यू अगर निकाल ले तो t बराबर हम लोग का बच जाता है 9θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि θ1/10। अच्छा, साइन का यहाँ पर क्या होगा, साइन अगर इसको इस तरफ लेकर के जाते हैं तो a प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको θ1 को अगर इस तरफ लेकर के आएंगे क्योंकि θ1/3 को हम लोग उस तरफ से इस तरफ लाए तो a प्लस होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज करना है, मतलब कि 9θ2/10 और प्लस θ1/10। सही ऑप्शन कौन सा है, तो 23 का सही आंसर ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी कोई नया कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है, कार्टी बाई एल जो सीरीज वाला थ्योरी अभी हम लोग पढ़े उसी का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर अप्लाई किया है कि क्यू जो है दोनों केस में सेम रहेगा सीरीज में है। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज सराउंडेड बाय ए सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस आर एंड आउटर रेडियस 2r। मतलब एक सिलेंडर इस टाइप से बना हुआ है और इसका जो आउटर हिस्सा है, ठीक है, मतलब ये इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से सिलेंडर है, इसका ए इनर हिस्सा हो गया और ए हो गया आउटर।
ये हो गया आउटर, मतलब ए वाला पार्ट जो है इसका रेडियस r दिया है, और जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला हिस्सा, उसका रेडियस कितना दिया है, 2r दिया है। क्या दिया है आगे, सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज सराउंडेड बाय ए सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r। ठीक है, इनर को हमने r कर दिया और आउटर को 2r कर दिया। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर इज K1 एंड दैट ऑफ द आउटर सिलेंडर इज K2। अब यहाँ पर जो दो सिलेंडर यूज हुआ है, एक तो अंदर वाला और एक तो बाहर वाला, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। ठीक है, ये है बाहर वाला, इसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग और अंदर वाला का थर्मल कंडक्टिविटी अलग। ठीक है, इसका अंदर वाला कितना दिया है, K1 दिया है, और बाहर वाला का K2 दिया हुआ है। K1 एंड दैट ऑफ द आउटर सिलेंडर इज K2। ठीक है, एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ हीट, द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम फॉर हीट फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। हीट इस तरफ से नहीं फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर हीट फ्लो कर रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर हीट इस तरह से फ्लो करेगा। तो अगर इस तरह से हीट फ्लो कर रहा है तो ये दोनों मटेरियल जो है ना पैरेलल मटेरियल की तरह वर्क करेगा। एक तरह से इस टाइप से हो गया और इसमें हीट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पैरेलल के केस में हम लोग के इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये था K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो इसी का हम लोग बस यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एरिया आसानी से निकाल सकते हैं दोनों का। K1 के लिए K1 और एरिया कितना हो जाएगा, पहला वाला का रेडियस r है तो इसका हम लोग एरिया कितना लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाला का रेडियस कितना है, डबल है, 2r है, तो ये हो जाएगा K2 इंटू पाई, 2r करेंगे तो ये 4r स्क्वायर हम लोग को मिलेगा, डिवाइडेड बाई इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 4 और 1 5 पाई r स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, ये जो रेडियस है ना, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 2r है और यहाँ से यहाँ तक r है। ठीक है, तो ये हम लोग को लिखना होगा, इसका जब एरिया निकालेंगे ये बाहर वाला सिलेंडर का, तो ये हम लोग को लिखना होगा पाई इंटू 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, क्योंकि जब हम लोग सिर्फ इतना एरिया निकालने जाएंगे ना, इतना दूर का, एक तरह से अगर इसको काट करके हम लोग रख दें तो ऐसा दिखाई देगा, ए वाला पार्ट का एरिया हमको निकालना है, क्योंकि एक तो हीट ये पाई आर स्क्वायर K1 इंटू पाई आर स्क्वायर की वो हीट तो इसमें से फ्लो कर रहा है, इस हिस्सा से फ्लो कर रहा है, लेकिन सेकेंड वाला जो हीट है वो इस एरिया से फ्लो कर रहा है। इसका एरिया कितना होगा, तो टोटल पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला का एरिया, बड़ा वाला कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाला का एरिया घटाना पड़ेगा, ए वाला पार्ट पूरा में से ए वाला पार्ट हटा देना है, माइनस पाई आर स्क्वायर, तो एक टोटल मिलाकर कितना 3 पाई आर स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, 3 पाई आर, 3 और 1 कितना हो जाएगा नीचे में, 4 पाई आर स्क्वायर। एक क्लियर है, एक कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर और नीचे में कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाई नीचे से पाई आर स्क्वायर खत्म 4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, मतलब कि 24 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या था, मेन कंसेप्ट समझना था एरिया कैसे निकाले। पहले तो अंदर वाला पहले तो समझना था कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो अगर लंबाई के क्रॉस जा रहा है तो ऑब्वियसली साइड बाई साइड दोनों रखा हुआ दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या पैरेलल कंसीडर करेंगे। दूसरा, अंदर वाला का एरिया निकालने के लिए सिर्फ इसका पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे और इस हिस्सा का एरिया निकालने के लिए बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला का एरिया घटा देंगे, तो फिर हम लोग का बीच वाला का एरिया निकल जाएगा। तो ये कंसेप्ट यूज करके और के इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में हम लोग निकालना आज ही सीखे, तो एक क्वेश्चन हम लोग एक स्टेप में ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक अगर देखें तो इस चैप्टर का सारा जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा आसान रहा है, मतलब एक चैप्टर छोड़ करके जाना किसी भी तरह से सही नहीं होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में क्या दे रखा है, आइस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम एक आइस ले लेते हैं, ये आइस हो गया और टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इज एडेड टू 50 ग्राम। अच्छा, इसका मास नहीं दिया कितना है। और अगला एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, दूसरा कंटेनर में बोला कि वाटर है, वो कितना है 50 ग्राम है, 50 ग्राम वाटर है और इसका टेम्परेचर क्या रखा गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रीचेज 0 डिग्री, बोला कि जब दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचेगा, इट इज फाउंड दैट 20 ग्राम ऑफ आइस इज स्टिल अनमेल्टेड।
पहले से मान लेते हैं कितना होगा, पहले से m ग्राम होगा इसका, ठीक है। 20 ग्राम अनमेल्टेड है, मतलब मेल्ट कितना कर गया, m माइनस 20, क्या हो गया, मेल्ट हो गया आइस, ठीक है। मतलब इसके लिए ml यूज करना पड़ेगा, जो मेल्ट होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ml, क्योंकि उसका फेज चेंज हो चुका होता है। और दोनों को मिलाने के बाद बोल रहा है कि फाइनली 0 डिग्री टेम्परेचर भी पहुंच रहा है। द अमाउंट ऑफ आइस एडेड टू द वाटर, बोल रहा है कि बताओ टोटल m का वैल्यू कितना था। ए हीट लॉस किया होगा, तो इसके लिए तो सिंपल एम एस इंटू डेल टी, एम 50 है, केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 इंटू 10⁻³ एम, एस वाटर के लिए 1, अगर दिया हुआ है तो हम लोग ले लेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2, सॉरी हाँ 4.2 ले लेंगे, 4.2 दिया हुआ है। एम इंटू एस इंटू डेल टी का वैल्यू कितना लेंगे, डेल टी का वैल्यू 50 से 0 गया है, तो हम लोग यहाँ पर 50 ले लेंगे। और सेकेंड साइड जो वर्क हुआ इसमें पहले -20 डिग्री पर था, तो -20 डिग्री से 0 डिग्री पर सारा कुछ आया है, बर्फ पूरा का पूरा -20 से 0 पर तक पहुंच गया है। तो वहां पर हम लोग एम एस इंटू डेल टी यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक फेज चेंज नहीं हुआ है, बस हम लोग बर्फ को -20 से बर्फ 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में फेज चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर हम लोग एम एस इंटू डेल टी यूज करेंगे। एम एस कितना लेने के लिए बोला है बर्फ के लिए, आइस के लिए बोला है 2.1 लेने के लिए, 2.1 इंटू डेल टी कितना 20, क्योंकि 20 डिग्री से 0 डिग्री पहुंचा है। और साथ में अब फेज चेंज कितना बर्फ का हुआ है, तो फेज चेंज हुआ है सिर्फ इस बर्फ का, तो यहाँ पर m माइनस 20 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, इसके लिए बोला है कि 334 लेना है, 334। बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से हम लोग का m का वैल्यू आ जाएगा। और एक काम हम लोग और कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट दिया है यहाँ पर ग्राम दिया है, तो इसको भी किलोग्राम में न कन्वर्ट करके ग्राम में ही रहने देते हैं, ठीक है। और अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक कितना आ जाएगा 2500 इंटू 4.2 इज इक्वल टू, यहाँ से ए आ रहा है 42 m और प्लस 334 m माइनस 334 इंटू 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से फाइनली m का जो वैल्यू आएगा हम लोग का वो ग्राम में आएगा, ये आ रहा है 40.1 ग्राम। तो लगभग कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का सही आंसर 25 का डी हो जाएगा।